नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। आप सभी का स्वागत है आज खबरें अब तक में, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की वो खबरें जो सबसे जरूरी हैं और सबसे बड़ी हैं और सबसे असरदार भी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बढ़ता राजनीतिक कद, वायनाड में कांग्रेस के अंदर की खींचतान और प्रियंका गांधी के दौरे के बाद बढ़ी हलचल। बहराइच में अवैध मदरसे से बरामद हुई 40 मासूम बच्चियां और उठते गंभीर सवाल। और लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के बाद पसरा सन्नाटा और प्रशासन का सख्त रवैया। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के 75 लाख महिलाओं को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, खाते में आए 10,000 रुपए। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मौलाना के ऐलान से बिगड़ा माहौल। बिहार में तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी, बोले जनशक्ति जनता दल करेगी संपूर्ण बदलाव। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, अमेरिका में भारत के सिखों पर की गई टिप्पणी मामले में चुनौती याचिका रद्द। सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार, ले में इंटरनेट सेवा बंद, हिंसा में गई थी 4 की जान। बिहार चुनाव के लिए बीएसपी की पहली लिस्ट जारी, भभुआ समेत 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। ये सरकार आपका सम्मान नहीं करती, पटना में बोली प्रियंका गांधी। बिहार में कानून का राज लौटा, बेटियां बेखौफ होकर बाहर जाती हैं, बोले पीएम मोदी। सोने चांदी में भारी गिरावट, 1,14,500 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 733 अंक टूटा, निफ्टी 24,700 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और शुरुआत करते हैं उस राज्य से जिसे कभी डर और दहशत के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो विकास और बदलाव की मिसाल बन चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब यहाँ सुबह होती थी गोली की आवाज से और रात ढलती थी डर की चुप्पी में। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में गिना जाता है। और इस बदलाव के पीछे जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये नहीं है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी में उनके मुकाबले कोई दूसरा चेहरा है भी या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। एक समय था जब यूपी को कानून व्यवस्था की खराब हालत के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही राज्य विकास, निवेश और बदलाव की पहचान बन रहा है। इस बदलाव का श्रेय सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और यूपी आज देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर की नीति को लेकर सरकार चर्चा में रही है। सड़कें, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और राज्य में निवेश सम्मेलन सफल रहे हैं। यही वजह है कि अब यूपी को निवेश का हब कहा जाने लगा है। कभी गैंगवार, अपहरण और डर के लिए बदनाम यूपी अब एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और निवेश के लिए पहचाना जा रहा है। माफिया पर कार्रवाई हो या फिर सरकारी योजनाओं की तेज रफ्तार, सीएम योगी ने यूपी को उस राह पर डाला है जिसे विकास कहा जाता है। भय मुक्त प्रशासन, तेज कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का विस्तार, यही है योगी सरकार की असली पूंजी। वहीं पीएम की ये बात किसी सामान्य भाषण का हिस्सा नहीं मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि ये साफ संदेश है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की पहली पसंद योगी ही होंगे। बीजेपी के भीतर कभी कभी गुटबाजी की खबरें आती रही, जैसे कि एक वक्त केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद की बातें सामने आई थी। लेकिन हर बार पार्टी की चुप्पी और योगी के बढ़ते कद ने यह साफ कर दिया कि यूपी की कमान उन्हें से ही जुड़ी हुई है। लोकसभा उपचुनाव में भी उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और मैनेजमेंट से लेकर मैदान तक हर चीज को लीड किया। यहाँ तक कि पार्टी ने जब विधायकों से फीडबैक लिया तब भी सीएम योगी के पक्ष में मजबूत समर्थन देखा गया। माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर युवाओं को रोजगार देने वाली योजनाओं तक योगी सरकार ने परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को नई पहचान दी है। जाहिर है एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ राजनीति के खेल से थी, लेकिन अब बात काम की होती है और ये काम उस चेहरे ने किया है जो भगवा पहनकर सत्ता में आया और विकास का झंडा
उठाकर चलता रहा। सवाल अब ये नहीं है कि 2027 में सीएम योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल अब ये है कि क्या कोई दूसरा उनके मुकाबले खड़ा भी हो सकता है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। वायनाड से आई ये सिर्फ खबर एक इस्तीफे की नहीं है, ये कहानी है अंदरूनी खींचतान, गुटबाजी और नेतृत्व के टकराव की। दरअसल प्रियंका गांधी के दौरे के बाद अचानक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पद छोड़ना, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई है। सवाल उठते हैं क्योंकि जिस दौरे से पार्टी को मजबूती मिलनी थी, उसी के बाद संगठन में दरारें दिखने लगी। आज हम बात करेंगे वायनाड की सियासत में मचे इस हलचल की। सवाल अब सिर्फ वायनाड की जमीन पर कांग्रेस की पकड़ का नहीं है, सवाल है उस परिवारवादी राजनीति पर जो हर पद और पावर को घर की चौखट से जोड़कर देखती है। प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे के बाद पार्टी में जो कुछ हुआ वो एक राजनीतिक दौरे से ज्यादा सियासी क्लीन अप ऑपरेशन जैसा दिखता है। लेकिन क्या वाकई सफाई अंदर तक हुई है या सिर्फ पर्दा खींचकर तस्वीर बदल दी गई है। वायनाड कांग्रेस के लिए एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसे पहले राहुल गांधी ने चुना और अब उसी सीट से प्रियंका गांधी संसद में पहुंची है। लेकिन प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे के कुछ ही दिन बाद वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एनडी अप्पाचन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रियंका गांधी का ये दौरा एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनना था, लेकिन इसके इर्द गिर्द आत्महत्या, आरोप और संगठनात्मक कलह की खबरें आने लगी। दौरे से ठीक पहले स्थानीय कार्यकर्ता जोस नेल्लादम ने आत्महत्या कर ली। दौरे के अगले दिन पूर्व कोषाध्यक्ष विजयन की बहू पद्मजा ने आत्महत्या की कोशिश की। दौरे के दौरान स्थानीय नेताओं को कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं दी गई। सवाल यह है कि अगर पार्टी का जिला अध्यक्ष प्रियंका गांधी के शेड्यूल से बेखबर था, तो फिर वायनाड कांग्रेस कौन चला रहा था। अप्पाचन ने आरोप लगाया कि दौरे का सारा कार्यक्रम दिल्ली से तय हुआ और स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। आत्महत्या करने वाले कार्यकर्ता जोश नेलादम ने एक मामले में दूसरे नेता को झूठा फंसाने का आरोप लगाया था, जिसमें अप्पाचन का भी नाम आया। और एक और मामला 2019 का है, जब एक सहकारी बैंक में नौकरी के नाम पर घोटाले के कारण कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष विजयन ने आत्महत्या की थी। इन सब घटनाओं के बाद संगठन में असंतोष और नाराजगी बढ़ती गई। कांग्रेस पार्टी ने अब वायनाड डीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट टीजे इसाक को नियुक्त किया है। इन्हें एक सक्रिय और जमीनी नेता माना जा रहा है। वहीं इस्तीफा देने वाले अप्पाचन को एआईसीसी में सह मनोनीत सदस्य बना दिया गया है, यानी उन्हें पार्टी से पूरी तरीके से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि नई भूमिका दी गई है। इस पूरे मामले से साफ है कि वायनाड कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। प्रियंका गांधी का दौरा उस तनाव को और उजागर कर गया। अब पार्टी ने चेहरा बदला है, लेकिन क्या इससे संगठन में सच्चा बदलाव आएगा या सिर्फ दिखावे की बात होगी, ये वक्त बताएगा। खैर, बढ़ते हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आई ये खबर सिर्फ एक अवैध मदरसे की नहीं है। ये सवाल है उस सिस्टम पर, उस समाज पर और उस संवेदनशीलता पर जो नाबालिग बच्चियों को शौचालयों में छिपे देखने के बाद भी चुप है। आखिर 40 बच्चियां 3 साल तक एक अवैध इमारत में पलती रहीं और किसी को भनक तक नहीं लगी। सवाल बहुत हैं, जवाब कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर तहसील के पहलवारा गांव में एक 3 मंजिला इमारत में चल रहे अवैध मदरसे में जब प्रशासन ने छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। छत पर बने एक टॉयलेट में 9 से 14 साल उम्र की 40 नाबालिग बच्चियां सहमी हुई चुपचाप बैठी मिली। सवाल ये उठता है कि इन मासूमों को आखिर छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब टीम पहुंची तो मदरसा संचालकों ने पहले उन्हें ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। पुलिस बल और महिला पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा खुलवाया गया तो जैसे शर्म की दीवारें ढह गई। पूछताछ में कोई कागज, कोई पंजीकरण, कोई कानूनी दस्तावेज सामने नहीं आया। मदरसा बिना किसी अनुमति के पिछले 3 सालों से चल रहा था। और हैरानी की बात तो यह है कि 2023 में हुए सर्वे में ये मदरसा किसी चमत्कार से छूट भी गया। शिक्षिका तकसीम फातिमा का जवाब भी उतना ही सामान्य था कि बच्चियां डर गई थी, इसलिए खुद को टॉयलेट में छिपा लिया। तो क्या डर इतना ही था कि 8 कमरे छोड़कर मासूमों ने टॉयलेट को ही शरण स्थली बना लिया। प्रशासन ने संस्थान को तत्काल बंद करने के आदेश दे दिए हैं और बच्चियों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुनिए अल्पसंख्यक अधिकारी मोहम्मद खालिद का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। मदरसा जामिया गाजिया गुलशने गौसुल बरा ये मदरसा संचालित था वहाँ, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में शासन के निर्देश पे जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था,
उनमें 495 मदरसे जनपद में संज्ञान में आए थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उसी प्रकार का ये मदरसा संचालित था। मेरे द्वारा जब वहाँ मौके पे रात शाम को जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ पे 40 बच्चियाँ जो हैं वो उसमें रजिस्टर्ड पाई गई। सबका ब्यौरा मैंने अभिलेख उनसे मांगे हैं, वो संभवतः आज मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको मौखिक रूप से निर्देश दे दिए हैं कि मदरसे को आप बंद कर दें और बच्चियों को उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दें। सर, ये कितने दिनों से संचालित था? लगभग 3 वर्ष से। 3 वर्ष से संचालित था। सर, देखा गया है कि जैसे जब लेखपाल वहाँ निरीक्षण करने पहुंचा तो जितनी भी लड़कियां थी बाथरूम में बंद कर दिए थे, तो ऐसा क्या मतलब? मैं जब पहुंचा, जब मैंने उनसे पूछा इस सवाल के उसमें, तो उन्होंने मुझे बताया कि चूँकि बच्चियां दहशत में थीं, डर गई थीं, तो इसलिए वो उसमें जाके बंद हो गई थी सुता। और दूसरा ये था कि मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मैंने मदरसे को जब भौतिक रूप से देखा तो उसमें 8 कमरे हैं और उन 8 कमरों में मदरसा संचालित होता है। इन मदरसे को फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। इसके लिए जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पयागपुर में कहाँ स्थित है ये सब मदरसा? ये पयागपुर में है, पटिहार चौराहा के निकट। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी, यानी अगर कोई नहीं बोले तो ये मामला भी फाइलों में बंद हो जाएगा। ईडी को अवैध फंडिंग की आशंका में पत्र भेजा जा रहा है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच सौंपी गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, जब 495 अवैध मदरसों को पहले ही चिन्हित किया गया था तो ये कैसे बच गया? क्या प्रशासन सोता रहा? स्थानीय लोगों को 3 साल तक बच्चियों की मौजूदगी का पता क्यों नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चियों को शौचालय में बंद करने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? बच्चियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ या नहीं, ये तो जांच बताएगी। मगर जो तस्वीरें और तथ्य सामने आए हैं वो एक गहरी और शर्मनाक सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। जाहिर है ये कहानी सिर्फ बहराइच की नहीं है, ये तस्वीर है उन छुपे हुए अंधेरों की जो शायद आपके हमारे आसपास भी पल रहे हैं। सवाल पूछिए, जागिए, वरना अगली बार जब दरवाजा खुलेगा तो न जाने और कितनी मासूम जिंदगियां डर के साए में मिलेंगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। लद्दाख की शांत वादियों में अब एक बेचैन सन्नाटा पसरा है। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद और सड़कों पर सन्नाटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लद्दाख जो हमेशा शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा, आखिर वहां ये हालात कैसे बन गए? आपको बता दें कि लद्दाख के लेह जिले में हालिया हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो आज भी प्रभावी रहेगा। सिर्फ बाजार नहीं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी से लेकर सरकारी दफ्तर तक पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान 26 सितंबर को भी बंद रहेंगे और लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या इसके पीछे कुछ और गहराई है? गुरुवार को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लद्दाख के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सेना और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का फोकस था कि शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखना। 24 सितंबर को हिंसक घटना में कुछ 90 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। एक को अस्पताल लाते ही मृत घोषित कर दिया गया। जाहिर है लद्दाख की वादियों में ये तनाव एक चेतावनी है कि अगर शांति की जमीन पर असंतोष की चिंगारी सुलगने लगे तो वो जंगल की आग बन सकती है। प्रशासन अलर्ट पर है, सेना सजग है, लेकिन असल जिम्मेदारी समाज की भी है। क्या हम मिलकर उस लद्दाख को बचा पाएंगे जो सौहार्द का प्रतीक रहा है, या हम मौन रहकर अपनी ही विरासत को खो देंगे? तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ का मुकाबला अब सिर्फ वक्त से है? क्या वायनाड कांग्रेस का झगड़ा परिवारवाद की राजनीति की एक और वानगी है? क्या बहराइच की मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, या ये भी एक और खबर बनकर रह जाएगी? इन सवालों के जवाब तलाशना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों, नए सवालों और नए जवाबों के साथ। नमस्कार।